सोच रहे होंगे फिर से एक और वेट लॉस पॉडकास्ट, बट होल्ड ऑन, ये आपका टिपिकल खाओ कम एक्सरसाइज ज्यादा करने वाला पॉडकास्ट नहीं है। आज हम बात करेंगे ना सिर्फ कैलोरी काउंटिंग और वर्कआउट रूटीन्स के बारे में, बल्कि वो छुपी हुई बातें जिनके बारे में कोई नहीं बताता, जैसे इमोशनल ईटिंग, मोटिवेशन का ड्रॉप होना और वो मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा है वाला मोमेंट। क्या आप जानते हैं 2024 में लोगों ने डाइट और एक्सरसाइज के बारे में गूगल पर खूब सर्च किया। इसके अलावा जीरे अजवाइन का पानी, हल्दी वाला पानी, लहसुन जैसे घरेलू नुस्खे भी खूब सर्च किए गए। फिर भी 70% लोग आज भी ओवरवेट हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही नहीं, आपकी नींद, भोजन की आदतें, यहाँ तक कि आपका प्लेट का कलर भी आपके वजन को प्रभावित कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे वेट लॉस, डाइट, एक्सरसाइज, बेरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी के बारे में। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट हेलो अपोलो, आवर केयर ऑन एयर। I am your host Sarika Bhaval, and today I am joined by none other than Dr. Arun Prasad, Senior Consultant GI, Bariatric and Robotic Surgery. With an experience of over 30 years, Dr. Arun Prasad specializes in robotic and metabolic surgery. Dr. Prasad, welcome to the show. Thank you. डॉक्टर प्रसाद, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ, बहुत लोग ये बात करते हैं कि मैं सिर्फ पानी पीता हूँ और उससे भी मेरा वजन बढ़ जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? पानी तो 0 कैलोरी ड्रिंक है, तो पानी में इतनी कैलोरी भी नहीं है कि आपको अलाइव रख सके, तो संभव ही नहीं है जी। उन लोगों का कहने का मतलब ये है कि वो लोग बहुत कम खाते हैं और फिर भी उनका वजन कम नहीं होता है जी। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, क्योंकि जो बॉडी की एक मेटाबॉलिक रेट होती है वो हर व्यक्ति की अलग होती है। तो मेटाबॉलिक रेट इस पर निर्भर करता है कि आप कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपका बॉडी में मसल्स कितने हैं, कितना आप सोते हैं, जो आप खाना खाते हैं उसमें किस तरह का कॉम्बिनेशन है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का। सो इन सब बातों पे वो निर्भर करता है। तो हाँ, कई लोगों का ये कहना जायज़ है कि मैं बहुत कम खाता हूँ और मेरा पड़ोसी जो है वो मुझसे ज़्यादा खाता है, मैं मोटी हूँ और वो मोटी नहीं है। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है और इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो कारण हैं, एक बार वो कारण हम समझ जाएं तो इनको भी अपने पड़ोसी के बराबर किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जेनेटिक्स पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका वेट गेन या वेट लॉस में? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ये बात बोलते हुए सुना है कि जेनेटिकली या हेरिडिटरी हमारे घर में सबका वजन बढ़ता है, वी आर ऑल ओवरवेट एंड ओबीज। डज जेनेटिक्स रियली हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले? इसमें तो बड़ी एक फेमस जोक थी ना कि ओबेसिटी रन्स इन द फैमिली। तो उसका आंसर ये है कि ओबेसिटी डज नॉट रन इन योर फैमिली, नोबडी रन्स इन द फैमिली। ओके। क्योंकि जो फैमिली की आदत है वो सेम है जी। तो जो बचपन से जो अगर आपके सुबह नाश्ते में आलू पराठे खाए जाते हैं तो आप वो खा रहे हो, आपके बच्चे वो खा रहे हैं, बच्चे बड़े होंगे तो उनको वो आदत होगी। तो फैमिली में आदत जो है, आपकी लाइफस्टाइल है वो सेम है। तो उसको लोग जेनेटिक्स कहते हैं। और दूसरा, जेनेटिक्स को ब्लेम करना बड़ा आसान है जी कि भाई मेरे जीन्स ही ऐसे हैं। तो जेनेटिक्स का रोल है, लेकिन उतना ज़्यादा रोल नहीं है जितना लोग समझते हैं। ज़्यादातर ये बात लाइफस्टाइल की है, क्योंकि जो हमारे जीन्स हैं ये सदियों से हमारे वही जीन्स हैं जी। तो अगर आप देखेंगे कोई 1950 की मूवी और उसमें बैकग्राउंड के लोगों को देखेंगे, उनके और आज के लोगों में वजन का फर्क है, लेकिन जीन्स तो हमारे सेम है। करेक्ट, करेक्ट। और हमने बहुत लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि 7 बजे से पहले अगर आप खाना खा लेते हैं तो आप अपना वेट को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। तो क्या इस बात में भी कोई सच्चाई है कि अगर हम जल्दी खाना खाएं तो हम वेट कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, तो इसमें सच्चाई है और ये हमें देखना है नेचर। नेचर, प्रकृति ने हमें बनाया है, दिन और रात बनाई गई है जी। तो अगर कुछ हजारों साल पहले हम देखें तो क्या होता था, जब सूरज उगता था तो आप उठते थे, कुछ जानवर पकड़ने जाते थे या कोई भी काम करते थे जिससे आप एनर्जी स्पेंड करते थे, आपका खाना रेडी होता था, फिर आप खाते थे और शाम को अंधेरा होने के बाद आप सो जाते थे। उसके बाद आपके पास ना व्हाट्सएप था ना टीवी था, तो अंधेरा होने के बाद लोग खाना बंद हो जाता था। तो सर्दियों और गर्मियों में भी देखा गया है, सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है और गर्मियों में अंधेरा ज़्यादा देर तक रहता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हम एनर्जी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो इसलिए प्रकृति ने बनाया कि ठीक है आप और लेट खाना खा सकते हो। तो ये इस बात में पूरी सच्चाई है कि
जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म, जो जेनेटिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इस तरह से बनी गई है कि आपके बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स, इंसुलिन लेवल, मेलाटोनिन लेवल इस तरह चलते हैं जो कि वो लाइट के हिसाब से चलते हैं। करेक्ट। जो अगर आप मतलब लोगों को बहुत विश्वास था पुराने जमाने में सूर्य देवता, सन गॉड, हर जगह इनका में सन 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 सब कुछ, और इनफैक्ट वो सच्चाई है। आज के दिन पृथ्वी सन के कारण है, सारी लाइफ सन के कारण है, सारे प्लांट लाइफ, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, एवरीथिंग इज, सारा कुछ सन से आया है। तो इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आपका खान पान, ये रिदम जिसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं मेडिकली, वो अगर आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आपका वेट ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा, आपका नींद ज़्यादा बेटर रहेगी। बहुत सारी दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम वेट के अलावा है, एसिडिटी की है, इंडाइजेशन की, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी अगर आप नेचर को फॉलो करो। डॉक्टर प्रसाद, जैसे अभी आपने बताया कि हमें रात को, दिन को उठ के काम करना चाहिए, रात को हमें सोना चाहिए, पर जैसे कि आपका प्रोफेशन है और दुनिया में और भी ऐसे प्रोफेशन है जो कि हमसे डिमांड करते हैं कि हम रात को भी काम करें, तो ऐसे लोग अपना वज़न को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? क्योंकि उनका जो खाने का समय होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा एक नॉर्मल वर्किंग इंसान के अगेंस्ट, तो वो कैसे अपने खान पान का ध्यान रखें ताकि वो ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में ना जाए? ठीक है, तो उसमें आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपने डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आप टिफ़िन रखिए, अपने ऑफिस में माइक्रोवेव रखिए, खाना गर्म करिए, आपको रिदम तो वही फॉलो करना पड़ेगा। भले आपका काम का रिदम कुछ और है, सूर्य का रिदम नहीं बदलेगा जी। तो इसमें जो आपको नाश्ते में ज़्यादा प्रोटीन लेना है, ज़्यादा कैलोरीज लेना है, दिन को भी लेना है, और शाम को कम करना है। शाम को आप कोशिश करिए कि आप सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल लें, और कुछ दिनों में ये आदत बन जाती है, क्योंकि बॉडी को भी ये आदत बन जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को दिन में टाइम नहीं होता, नाश्ता भागते भागते आधे लोग भूल जाते हैं। मतलब सुबह तैयार होने में आपको सब चीज़ के लिए टाइम है, सुबह उठ के आप अपने व्हाट्सएप मैसेज देखने के लिए टाइम है, 5 मिनट नाश्ता करने के लिए टाइम नहीं है, और भाग रहे हैं सैंडविच लेके, बस पकड़ रहे हैं, कैब पकड़ रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। दिन के टाइम बिजी बिजी बिजी, आपको लंच खाने का टाइम नहीं मिला। शाम को आप घर पहुंचे, मैं तो बहुत थका हूँ, भले आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की हो, लेकिन मेंटली तो आप थक गए हैं ना, तो आपको अच्छी खासी भूख लगेगी। आप 8-9 बजे टीवी देख के हाई कैलोरी खाना खा के सो गए, तो वो खाने को यूटिलाइज करने के लिए टाइम नहीं मिला। हमारी जो इंसुलिन है बॉडी की, वो भी कंफ्यूज। रात को ये सारा जो आपने एनर्जी लिया है उसको, वो कहाँ जाएगा? वो स्टोर होएगा, आपके लिवर में स्टोर होएगा, आपके पेट में स्टोर होएगा, आपके फैट में स्टोर होएगा, तो नेचुरली वेट गेन तो होगा ही। डॉक्टर प्रसाद, आप मुझे बताइए, जो लोग आजकल बात करते हैं 80-20 रूल की, मतलब 80% फूड और 20% एक्सरसाइज, बट अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स टेल अस दैट यू शुड फोकस मोर ऑन एक्सरसाइज। हाउ डज दिस रूल वर्क? नो, वेट लॉस की अगर आप बात करते हैं, इट इज डाइट डाइट डाइट, कैलोरी इन कैलोरी आउट। तो आपकी जब तक कैलोरी इन नहीं आएगी, या जैसे जब आपकी कैलोरी इन कम नहीं की जाएगी, तो कैलोरी आउट आप कितना कर सकते हो? आधा घंटा ट्रेडमिल करने में आपके 300 कैलोरी बर्न होते हैं, एक समोसे में 350 कैलोरी होते हैं। तो वो तो आप कभी मैच कर ही नहीं सकते। अगर आपने 1 घंटा ट्रेडमिल किया, उसके बाद तो अच्छी खासी आपकी भूख लगेगी, क्योंकि आपके सारा ब्लड शुगर फॉल हो गया, आपको भूख लगेगी जी, क्योंकि ब्रेन को शुगर चाहिए जी। तो वो पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज का क्या रोल है? एक्सरसाइज का रोल डाइट को हेल्प करने में। अगर मैं सिर्फ डाइट करता हूँ और कुछ करता ही नहीं हूँ, तो बॉडी को लगेगा कि अरे अकाल आ गया है, बेचारे को खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे भी हेल्प करना चाहिए। तो बॉडी कैसे हेल्प करेगी? मेटाबॉलिक रेट कम कर देगी आपका। तो शुरू में आपका वेट लॉस हो रहा है डाइट का, कुछ दिन के बाद आप डाइट कर रहे हो, लेकिन वेट लॉस तो हो ही नहीं रहा है, इनफैक्ट कभी कभी थोड़ा वेट गेन भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आपको अपने मसल्स को बढ़ाना है जी। और मसल्स में आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है, वो मसल्स बढ़ने से अपने आप ऊपर चली जाएंगी जी। तो एक्सरसाइज आपको एक तो मस्कुलर बनाएगी, फिट रखेगी, और आपका वेट लॉस में जो डाइट का वेट लॉस है उसको हेल्प करेगी। तीसरा, अगर आपने डाइट के साथ एक्सरसाइज और मसल बिल्डिंग नहीं किया, तो सब लोग पूछने लगेंगे क्या हुआ जी, आप क्या बीमार हो, बड़े बीमार लग रहे हो आजकल, क्या हो गया? क्योंकि सिर्फ वेट लॉस अगर डाइट से होगा तो आपका फेस भी श्रंकन हो जाएगा, स्किन लूज हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन रखना है, लेकिन डाइट ही मेन आपका वो है, एक्सरसाइज एज अ सपोर्टिव रोल टू कीप यू फिट एंड मेंटेन दैट। ओके, अभी आपने बात की हमसे मेटाबॉलिक रेट के बारे में। हमने बहुत ऐसे एड्स देखे हैं टीवी पे जिसमें बोलते हैं कि आप अपना मेटाबॉलिक रेट हाई कर सकते हैं, मे बी एनी काइंड ऑफ ग्रीन टी, एनी काइंड ऑफ फूड।
तो क्या ये सच बात है कि एक इंसान का एक मेटाबॉलिक रेट जो है उसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है? देखिए वो तो एडवर्टाइजमेंट वाली बात है जी। अगर किसी ग्रीन टी से मेरा मेटाबॉलिक रेट 1% बढ़ गया है, मतलब 2500 से 2501 हो गया है, तो ऐड तो सही है कि उसने तो बढ़ा दिया है, लेकिन उसमें उतना सिग्निफिकेंस नहीं होता, आप उसके भरोसे नहीं हो सकते। ठीक है, ये सारी हेल्दी हैबिट्स हैं, उससे आपको फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ये सारी हेल्दी हैबिट्स है, मैं उसके पूरे सहमति में हूँ। लेकिन जो आपका फोकस है वो आपका डाइट ही रहेगा और एक्सरसाइज उसको सपोर्ट करेगा। जब हम डाइट की बात कर रहे हैं तो डाइट में आपको देखना है कि आपने कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी आजकल सबके पास इंटरनेट है, आप अपने गूगल पे जाइए और कार्बोहाइड्रेट मील पे आप देखिए कि इस खाने में ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स बड़ा सिंपल शब्द है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर हाई है तो आपको खाना अवॉइड करना है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है तो आपको खाना ज़्यादा लेना है। फॉर एग्जांपल जितना भी रिफाइंड है, वाइट ब्रेड है, आटा है, मैदा है, ये सब हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स माना जाता है। खीरा है, मल्टीग्रेन चीज़ें हैं, वो सारी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। होता यह है कि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स जैसे ही आपके शरीर में जाता है तो शरीर में इंसुलिन नाम की चीज़ होती है, इंसुलिन का लेवल फट से ऊपर जाता है। जैसे इंसुलिन का लेवल ऊपर जाता है वो आपके बॉडी का ब्लड शुगर फॉल करता है और वो खाना फटाफट पच जाता है। तो आपने देखा होगा, आपने खूब सारा चाउमीन खाया है, 1 घंटे बाद आपको फिर भूख लग गई, फिर आप सोचे अरे यार इतना सारा मैंने खाया था, इतनी जल्दी फिर दोबारा क्यों भूख लगी? और दोबारा क्या भूख लगेगी? आपको मीठे की भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका इंसुलिन जो ऊपर गया था उसने सारा ब्लड शुगर वाइप आउट कर दिया है। ब्रेन में सिर्फ शुगर जाता है, ब्रेन को और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए और ब्रेन इज द किंग। ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए तो आपको इतनी भूख लगाएगा कि आप कहीं से भी किसी हालत में बिना शुगर खाए आप रह नहीं सकते हो। तो ये हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स का नुकसान है। हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स भगवान ने नहीं बनाया है, हाँ वो हमने बनाया है। जितने भी नेचुरल खाना है, जितना भी नेचुरल प्रोडक्ट है, सब लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के हैं। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन की बात हुई, वो तो हमने ऑलरेडी कर ली है। प्रोटीन हमें चाहिए मसल के लिए, आप मसल के लिए प्रोटीन लो, मसल आपके बढ़ेंगे। लेकिन मसल कैसे बढ़ेंगे? आपको एक्सरसाइज करना होगा तभी मसल बढ़ेंगे। अगर आप प्रोटीन खा के सो गए और कुछ कर ही नहीं रहे हो तो बॉडी को क्या चाहिए? शुगर चाहिए। तो बॉडी ने ब्रेन ने मैकेनिज्म बना रखा है कि अच्छा जी शुगर की कमी है, प्रोटीन खाली पड़ा है, वो प्रोटीन को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। आप खुश हो रहे हो, प्रोटीन पाउडर के डब्बे खरीद के खाए जा रहे हो और ब्रेन उस सारे प्रोटीन को शुगर बना के यूटिलाइज कर रहा है। इसको बायोकेमिस्ट्री में कोरिसाइकिल कहते हैं। तो वो हो जाता है। तीसरा आता है फैट। फैट का सवाल है, आजकल काफ़ी चर्चा भी हो रही है ऑयल की ऑयल कम करिए, फैट कम करिए। फैट की क्या है, फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, 9 कैलोरी होती है। तो जब बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है 1 ग्राम। तो फैट हमें चाहिए टू स्पेयर, ताकि अगर बॉडी को ज़रूरत पड़े तो हाई कैलोरी की, तो फैट वो हम उसको बाकी चीज़ों को स्पेयर कर सकता है। तो आपके कैलोरीज में से थोड़ी मात्रा फैट की होनी चाहिए, क्योंकि अगर फैट आपका नहीं है, हाई कैलोरी आपके नहीं मिले, तो बॉडी क्या करेगा? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन स्टोर हो रहा है आपके मसल में, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके यूज़ कर लेगा। आपने इतने मुश्किल से मसल बनाए, प्रोटीन बनाए, वो आपने स्टोर हो गया। अब ये सब बातें बड़ी कंफ्यूजिंग है, मैंने सबको कंफ्यूज कर दिया कि कार्बोहाइड्रेट भी बात कर ली, प्रोटीन भी बात कर ली, फैट भी बात कर ली, तो करें क्या हम? तो उसका आंसर बड़े सिंपल है, आप वही करिए जो आपके पूर्वजों ने आपको सिखाया है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में आपको सब कुछ रखना चाहिए। आपने अपना प्लेट लिया, उसमें सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी मात्रा होनी चाहिए। बैलेंस डाइट में एक तो आपको संतुष्टि होगी खाने से, किसी चीज़ की वो क्रेविंग नहीं होगी, और आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। प्लेट में एक ही बार लीजिए, प्लेट कभी रीफिल नहीं करिए। आप सोच लीजिए पहली बार कि अच्छा मुझे इतना खाना है, और आप उतना लीजिए और उसके बाद ख़त्म कर दीजिए। तो पूर्वजों की बात मानिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज और बैलेंस डाइट। आपने हमें खाने के बारे में बहुत अच्छे से बताया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम आजकल बहुत पढ़ते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्रैश डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट। क्या ये आर दे रियली इफेक्टिव इन वेट लॉस? तो आपने 2-3 नाम लिए जी, हम उल्टा स्टार्ट करते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट, यस, मेडिटेरेनियन डाइट बहुत अच्छा है। मेडिटेरेनियन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ओके। अगर हम या तो हमारी यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन मेडिटेरेनियन की हो जी, तो हम मेडिटेरेनियन डाइट भी लेंगे और हमें यूरोप जाने के पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह के हमारा क्लाइमेट है, हमारा नेचर है, हमारा वर्किंग
कंडीशन है, जिस तरह का खान पान हमारे पास मिलता है, उसमें ये फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पूरे साल एवोकाडो कहाँ ढूंढते रहेंगे? करेक्ट। तो मेडिटेरेनियन डाइट इज वेरी गुड, अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। होता यह है कि हमारी आदतें ऐसी हैं कि कुछ दिन के बाद आपको लगेगा नहीं यार इससे मजा नहीं आया, मुझे तो छोले भटूरे खाने हैं, तो वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। क्रैश डाइट और जो दूसरा आपने बोला इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये बड़ा डेंजरस चीज है। बिना सुपरविजन के आपको नहीं करना है, क्योंकि जो मैं अभी आपको इंसुलिन, कॉर्टिसोल, मेलेटोनिन इन सब की बात कर रहा था, इन सब से ये सारे हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हार्मोन डिस्टर्ब होने से अपनी उसकी समस्याएं आ सकती हैं, जिसके बारे में हमें केयरफुल रहना है। तो आप क्रैश डाइट ना करें, आप जैसा मैंने पहले कहा है, आप बैलेंस डाइट लीजिए ना। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की क्या जरूरत है? आप रेगुलर खाना लीजिए उसी अमाउंट में, क्योंकि वो सब चीजें लॉन्ग टर्म नहीं चलती। आप कितने दिन कर लेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग? 1 महीने कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। बॉडी भी अडेप्ट कर लेगी, उसको कहेगी कि अरे यार इसको तो खाना नहीं मिल रहा, मेटाबॉलिक रेट कम करो। ओके। इसके अलावा आजकल हम बहुत देते हैं, लोग जीरे का पानी पी रहे हैं, हल्दी का पानी पी रहे हैं, मॉर्निंग में उठकर एक बुलेट कॉफ़ी बना के पीते हैं। इन चीज़ों का आर दे रियली इफेक्टिव, या ये सिर्फ एक इंटरनेट फैशन है जो चल रहा है आजकल? ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन छोटी मात्रा में। जी, अगर आपने 80-20 की जो बात की है, तो हम कर लें 80, 18 and 2, तो ये सब चीज़ें उस 2 में आएंगी। ओके। तो अगर आपने 80 डाइटिंग नहीं की है, तो इस 2 का कोई मतलब नहीं है। ओके। अपने अगर बाकी सारी चीज़ें आप कर रहे हो, ओवरऑल लाइफस्टाइल आप इम्प्रूव कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो इंडियन हमारे कस्टम्स में जो सब ये सब चीज़ें हैं जी, ये सब बहुत ही यूज़फुल है आपके डाइजेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, जो कुछ होता है जिसमें हम खाने में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये सब इनसे बहुत अच्छी मिलती हैं, और हमारे यहाँ तो सदियों से चली आ रही है। ये अभी विदेश में ये सब चीज़ें डिस्कवर हुई है, तो वो बात घूम के वापस आ गई है। हल्दी, टर्मरिक कर रहे हैं। हल्दी तो हमारे टाइम से चल रहा है, वो तो आपके दादी भी कहते होंगे कि जुकाम हुआ है तो हल्दी दूध में मिला के पियो, जुकाम ठीक हो जाएगा। तो इन सब के मतलब है पुराने से, बट फोकस उस पर नहीं होना चाहिए। ओके। आप ये नहीं करें कि मैं 4 भटूरे खा लिया, उसके बाद मैंने जीरे का 1 गिलास पानी पी लिया, तो सारा बैलेंस हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। डॉक्टर प्रसाद, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज से 10 साल पहले हमने बहुत सुना कि देसी घी जो है वो ख़राब है, आप देसी घी मत खाइए। बट अभी हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुन रहे हैं बहुत सारे पॉडकास्ट में, वीडियोज़ में, कि देसी घी बहुत अच्छा है। क्या देसी घी बहुत इफेक्टिव है? और जो वेजिटेबल ऑयल हैं, ये क्या हमारी सेहत के लिए ख़राब है इन टर्म्स ऑफ वेट गेन और वेट लॉस? ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ऑयल फैट है, फैट में 9 कैलोरी होते हैं जी। तो अगर आपने 100 ग्राम फैट लिया तो आपको 900 कैलोरी आ गए जी। आपने 200 लिया तो आपके 1800 आ गए जी। तो 1800 तो 1800 ही रहेंगे जी। आप बेस्ट से बेस्ट ऑयल खा लो, आप ऑलिव ऑयल पी लो, बेस्ट से बेस्ट आप घी खा लो या जो भी कर लो, अगर आपने 200 ग्राम लिए तो 1800 कैलोरी तो आपके बॉडी में आ गए। तो बेस्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि कैलोरी नहीं आ रहे जी। और जो खराब से खराब ऑयल है वो भी आप 200 ग्राम लोगे तो आपको 1800 कैलोरी आएंगे जी। तो इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है कि मैंने तो बड़ी महंगी इंपोर्टेड ऑयल लिया है, लेकिन आपने अगर 200 लिया है तो कैलोरी उतनी ही आए आपकी। तो टोटल कैलोरी हमें देखना है। दूसरा, अगर हमने टोटल कैलोरी कंट्रोल कर लिया, मान लीजिए मैं 50 ग्राम ले रहा हूँ, तब इस बात में कुछ वेट है, वजन है, कि अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हम इतना ऑयल ले रहे हैं तो हम कौन सा वाला ऑयल ले रहे हैं, तो उसमें आ जाती है एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है। तो ये अगेन आप गूगल करेंगे, आप हर ऑयल में पता चल जाएगा कितना पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो इसमें जो देसी घी है उसमें अब पाया गया है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा एडिक्वेट है। सबसे ज्यादा वो मेरे ख्याल से सनफ्लावर, सैफलॉवर ऑयल वगैरह में होता है, लेकिन अगर आप लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं तो फिर ये देखा जाता है। ये बहुत अच्छा है सैफलॉवर ऑयल, मैं इसको 200 ग्राम लूंगा तो फिर उसमें फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमारे 1800 कैलोरी आ गए। तो इसका ये नॉट ओनली द क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, द क्वांटिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, अभी आपने बहुत एम्फसाइज किया कैलोरी पे, तो ये कैलोरी इनटेक, कैलोरी बर्न करना और कैलोरी डेफिसिट, क्या आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताएंगे इसका क्या मतलब होता है?
देखिए, कैलोरी आपके शरीर में आती है खाने से, और जैसा मैंने कहा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। अब ये पूरा हमें जोड़ के देखना है कि टोटल कैलोरीज, तो मान लीजिए मुझे टोटल कैलोरी 2000 लेनी है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ले रहा हूँ मैं। अगर मैंने एक पिज़्ज़ा खा लिया जो कि 1800 कैलोरी का है, तो बाकी दिन में मेरे 200 कैलोरी ही बच गए, अगर 2000 कैलोरी की मेरी डाइट है। और वो पिज़्ज़ा में जो है वो बहुत ही रिफाइंड खाना है, जिससे कि मेरा इंसुलिन लेवल शूट करता है और जो कि बहुत जल्दी पच जाता है क्योंकि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है। तो पिज़्ज़ा तो आपका 2 घंटे में पच गया, बाकी 22 घंटे आप क्या करोगे? तो इसको हमें थोड़ा बैलेंस करना है। ये नहीं कह रहा पिज़्ज़ा नहीं खाना है, बट सिर्फ एक कोई भी चीज़ लेके आप डाइट नहीं कर सकते हो, भले वो अच्छी चीज़ हो, भले वो ख़राब हो। आपको मैंने बोल दिया मिलेट और रागी बहुत अच्छा है, तो आप बैठ के पूरे दिन आधा किलो रागी और मिलेट तो नहीं खा सकते ना। What is the Indian diet for weight loss? सो बेस्ट डाइट में आप पहले, जैसा मैंने कहा, टोटल कैलोरीज देखिए कि आपका अगर कैलोरी का टारगेट जितना है, टोटल कैलोरीज उसके ऊपर नहीं जाएगा। एक बार आपने देख लिया टोटल कैलोरीज नहीं जाएगा ऊपर, फिर आप देखिए कि इसमें आपके बॉडी वेट के हिसाब से करीब 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट। तो आप मान लीजिए मेरा 70 की जो वजन है, तो 70 ग्राम मुझे प्रोटीन लेना है। 70 ग्राम लेना बोलना आसान है, लेना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैंने 70 बोला तो कम से कम 40 तो प्रोटीन आप लीजिए। फिर आप देखिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं, फैट कितना ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा आपकी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कार्बोहाइड्रेट हो। फैट में आपको कोशिश करनी है, जैसे हमने बात की, कि पॉली अनसैचुरेटेड की मात्रा ज़्यादा हो। तो आपको उस हिसाब से बैलेंस करना है, और इस बैलेंस में अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो तो सारा कवर हो जाता है। साउथ इंडियन डाइट, आई लव साउथ इंडियन डाइट ऑल्दो आई एम अ नॉर्थ इंडियन, उसमें अगर हम देखते हैं तो सब कुछ होता है। आपने एक वो साउथ इंडियन जो ब्रेकफास्ट लिया, उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, उसमें सांभर भी है। सांभर में सारे आपके स्पाइसेस आ गए, कोकोनट चटनी में आपका फैट आ गया, आपके डोसा में राइस भी आ गया, वो भी आ गया, दाल भी आ गया। तो इस तरह का बैलेंस डाइट जो ट्रेडिशनली चल रहा है, सिमिलरली जो भी ट्रेडिशनल मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशंस हैं, दे आर द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। डॉक्टर प्रसाद, और मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर वेजिटेरियन। अब नॉनवेज के सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वेजिटेरियन के सोर्स ऑफ प्रोटीन में, तो ये वेजिटेरियन लोग कैसे इंश्योर करें? फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने बताया कि अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन खाना है, पर वेजिटेरियंस के लिए क्या ऑप्शन है फिर प्रोटीन का? क्योंकि आप सारा दिन तो दाल नहीं खा सकते, सारा दिन राजमा नहीं खा सकते। व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस दैट यू गिव इंडियन पीपल टू हैव, यू नो, टू कंप्लीट देयर प्रोटीन इनटेक इन अ डे? अच्छा, देखिए, प्रोटीन वैसे हर चीज़ में है। आटे में भी प्रोटीन होता है, राइस में भी प्रोटीन होता है। तो ज़्यादा प्रोटीन अगर हम देखें तो मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, क्योंकि वो भी एक तरह का एनिमल प्रोडक्ट है। लेकिन एनिमल प्रोडक्ट होने के बावजूद भी वेजिटेरियन उनको लेते हैं। जो वीगन है वो नहीं लेते, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कई वेजिटेरियंस एग्स लेते हैं तो एग वाइट हो जाता है। फिर हमारे पास सोया का ऑप्शन होता है और आपका दाल का ऑप्शन होता है। तो ये कठिन है, लेकिन अगर आप इसको माइंड में रखें तो आपका 1 ग्राम पर केजी वेट ना होके उसका हाफ से थोड़ा ज़्यादा भी हो तो इट इज़ यूजफुल। आपको मसल बिल्डिंग करनी है। मसल बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मसल बिल्डिंग करेंगे तो प्रोटीन आपका स्टोर होगा। तो मसल बिल्डिंग के लिए हमारे पास जैसे एक्सरसाइजेज होते हैं 2 तरह के। एक कार्डियो होते हैं जिसमें आप ट्रेडमिल वगैरह कर रहे हो, उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होता है। मसल बिल्डिंग जो होता है, जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जैसे मैंने वजन उठाया और इतनी दूर आके रोक दिया तो मेरा जो मसल ऐसे हिल रहा है, टाइट हो रहा है, उसमें फिर वो मसल ग्रोथ होएगा, मसल की हाइपरट्रॉफी होगी, तो उसमें फिर हमारा प्रोटीन आएगा। मसल हमारा बिल्ड होएगा तो आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट अपने आप बढ़ेगा। जी, तो जैसे अभी आपने हमें डाइट के बारे में बताया, तो हम बहुत लोगों को देखते हैं जो प्रोटीन पाउडर लेते हैं। आर दे रियली हेल्दी और दे आर फ्रॉम योर एंड दे आर अ बिग नो नो? देखिए, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी इतनी कर रहे हैं कि आपके खाने से आपका प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो पूर्ण नहीं हो रही है जी, तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन ये सुपरविजन के अंडर लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो ले रहे हैं और आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो उससे आपको डैमेज भी हो सकता है। यंग एज में बड़ी प्रॉब्लम है। यंग एज लड़के सोचते हैं कि ठीक है जी, मुझे तो ऋतिक रोशन की उस मूवी में जो एक्चुअली AI से बनाई गई बॉडी थी, उस तरह की बॉडी चाहिए, और उसके लिए मुझे जिम जाना है, प्रोटीन पाउडर खाते जाना है। आपका किडनी डैमेज हो सकता है, बहुत सारी
प्रॉब्लम आ सकती है। तो अनसुपरवाइज्ड आपको बिल्कुल नहीं लेना है और उतना ही लेना है जिसकी आपकी जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी समझाया, आप जरूरत से एक्स्ट्रा लोगे तो बॉडी उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ओके ओके। डॉक्टर प्रसाद, आजकल ओजेम्पिक की बहुत बात हो रही है। इज इट रियली अ मैजिकल पिल? डज इट रियली हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट? ओके, तो ओजेम्पिक जो है, ओजेम्पिक और एक दूसरी दवा ये मोन्जारो, ये 2-3 नाम से आते हैं जी। और बेसिकली इनका जो अंदर केमिकल है वो सेम होता है, जिसको हम GLP-1 कहते हैं जी। GLP-1 एक पर्टिकुलर केमिकल है जो हमारे इंटेस्टाइन में बनता है जी। तो इसके बारे में हमें काफ़ी सालों से पता है। जैसे हम बेरियाट्रिक सर्जन से 2004 से मैं बेरियाट्रिक सर्जरी कर रहा हूँ। तो बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या होता है कि हमारा जो हम सर्जरी करके बॉडी का इंटेस्टाइन और वो चेंज करते हैं तो GLP-1 लेवल्स उससे बढ़ जाते हैं। GLP-1 लेवल बढ़ने से आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और आपका वेट लॉस, जो कि अदरवाइज इम्पॉसिबल है, एक सर्टेन वेट 40 BMI के ऊपर वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल है, तो फिर वो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो ये देखते हुए जब हमारे स्टडीज ने शो किया कि ये सारा कुछ बेरियाट्रिक सर्जरी GLP-1 के कारण है। शुरू में बेरियाट्रिक सर्जरी जब शुरू हुई थी तो सोचते थे लोग कि बेरियाट्रिक सर्जरी में स्टमक स्टेपल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, खाना कम हो गया इसलिए वजन कम हुआ है, लेकिन उससे नहीं हुआ है। वजन कम हुआ है GLP-1 बढ़ने से, डायबिटीज आपकी ठीक हुई है GLP-1 बढ़ने से, सॉरी। तो ये देखते हुए फिर जो फार्मा इंडस्ट्री ने देखा कि क्यों ना हम GLP-1 बनाएं। तो ये जो GLP-1 बनाया गया है, ये ओजेम्पिक जो आपके नोवो की प्रोडक्ट है कंपनी की, उससे जो ये प्रोडक्ट बनाया है वो GLP-1 है। एक लिली के नए ड्रग आए उसमें GLP-1 के अलावा एक GIP करके होता है, वो भी है, वो उससे एक स्टेप आगे हैं। तो ये सारी दवाइयाँ यही काम करती है जो हम बेरियाट्रिक सर्जरी से करते आ रहे हैं। थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हमें दवाइयाँ एक तो काफ़ी महंगी हैं, क्योंकि अभी अभी ये आई हैं, कंपनीज ने अपने प्रॉफिट रिकवर करनी है। मैंने सुना है डेनमार्क की पूरी इकॉनमी अब ओलंपिक पे चल रही है, तो महंगी काफ़ी पड़ रही है आपको। अगर ये साल के 1.5-2 लाख इस पे खर्च हो जाए, आप कब तक लोगे? और लेना बंद करोगे, लाइफस्टाइल नहीं चेंज हुआ है तो वजन तो आपका वापस आ जाएगा। दूसरा ये है कि जो अब हम दवा ले रहे हैं वो हम अपने टाइम के हिसाब से ले रहे हैं। तो अगेन मैं बेरियाट्रिक सर्जरी से कंपेयर करूंगा, उसमें क्या हो रहा है कि आप खाना खाते हो बेरियाट्रिक सर्जरी में, आपने थोड़ा खाया तो थोड़ा GLP-1 बढ़ा, 2 बजे खाया तो 2 बजे बढ़ा, 6 बजे नहीं खाया तो नहीं बढ़ा। तो वो एज पर इनटेक होता है। जबकि यहाँ हम ये टैबलेट तो आपको डेली लेना ही है, रिगार्डलेस ऑफ उस दिन आप क्या खा रहे हो। इंजेक्शन जो आता है वो वीकली इंजेक्शन आता है। फाइनली ये आर्टिफिशियल है, ये आपके शरीर ने नहीं बनाया है, ये आपको बाहर से आया गया है। तो लॉन्ग टर्म इसके साइड इफेक्ट्स अभी भी नहीं पता है। हाउएवर यस, इट इज वेरी इफेक्टिव, उससे वेट लॉस होता है। वेट लॉस का जो डोज है वो थोड़ा हाई होता है, डायबिटीज का डोज कम होता है। तो वेट लॉस का डोज जैसे रिबेल्सस करके टैबलेट आता है 14 मिलीग्राम पे होता है, मोन्जारो इंजेक्शन 15 मिलीग्राम पे काम करती है वीकली, तो उस डोज में इट विल वर्क एंड इट डज कॉज वेट लॉस। बट जब तक आप लोगे तब तक आपका वेट लॉस रहेगा, आपको लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं पता है। तो शॉर्ट टर्म कोई टारगेट है, जैसे कई बार होता है कि किसी पेशेंट को ट्रांसप्लांट सर्जरी करानी है और वो बहुत ज़्यादा वेट में हम नहीं कर सकते हैं, तो उसका वेट हमें कम करना है जल्दी से, तो हमने ये दे दिया दवा, 2 महीने में कम हो गया तो पेशेंट फिट हो गया सर्जरी के लिए। कोई और मेडिकल, तो काफ़ी मेडिकल सिचुएशंस है जिसमें इसमें हमें यूजफुल है। बेरियाट्रिक सर्जरी के कई बार बाद लोगों को वेट लॉस ठीक से नहीं हो रहा है तो हमने टेम्परली 2-3 महीने के लिए दे दिया। किसी को वेट रीगेन हुआ तो फिर अगेन हमने टेम्परली दे दिया। और सारे भी फायदे हैं। डायबिटीज़ के लिए जैसे मैंने कहा बहुत ही इफेक्टिव है। तो जैसे जैसे टाइम पास होएगा हमें पता चलेगा इसके क्या यूज़ है, कहाँ हमें यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन भी किया जा सकता है। जैसे किसी को सर्जरी नहीं करानी है बेरियाट्रिक सर्जरी, उसको हमने बलून थेरेपी दे दी, गैस्ट्रिक बलून हमने दे दिया, गैस्ट्रिक बलून के साथ थोड़ा हमने फार्माकोथेरेपी भी मिला दिया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, उससे पेशेंट को फायदा हुआ। तो ये सब मोटिवेटेड लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। कोई कहे कि ठीक है जी मेरे 40 किलो वजन कम कर दो, उसके बाद मैं देख लूंगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल बदलने को तैयार ही नहीं हो तो फिर ये तो टेम्पररी मेजर हो गया। करेक्ट।
अभी जैसे आपने बोला कि ये मोटिवेटेड लोगों के लिए इफेक्टिव है. देयर आर पीपल हु आर मोटिवेटेड इनफ टू वॉक 10,000 स्टेप्स इन अ डे. दे विल वेयर बैंड्स, दे विल वेयर वॉचेस, और वो 10,000 स्टेप्स भी चलते हैं. इसके बावजूद उनके वजन में बिल्कुल कमी नहीं आती है. उसका क्या कारण हो सकता है? कि ये चलना तो बेसिकली कार्डियो हो गया ना जी. तो चलने में आप थकते तो हो नहीं, तो इट इज़ जस्ट यूजिंग अप योर कैलोरीज. उससे ना तो आपका मसल बिल्ड होएगा ना आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, तो उससे आपको नहीं होगा. कई हाउसवाइफ कहती है मैं तो पूरे दिन घर में चलती ही रहती हूँ किचन से बेडरूम, फिर भी मैं मोटी हो गई हूँ. तो उससे नहीं होगा. आप उसकी जगह आधा घंटा डेडिकेटेड आप पार्क जाओ, एक्सरसाइज करो, तो आपको फर्क पड़ेगा. तो ये रेगुलर एक्टिविटीज में वेट का आपको फायदा नहीं होएगा. यू हैव टू डू डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी विथ डाइट. ये फिजिकल एक्टिविटी तो 20% है, मेन तो आपका डाइट ही है. ओके डॉक्टर, अभी आपने गैस्ट्रिक बलून के बारे में बात करी. आजकल ये प्रोसीजर बहुत पॉपुलर हो गया है. क्या आप बता सकते हैं इसके क्या फायदे हैं, ये कैसे किया जाता है, और इसके लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? देखिए, गैस्ट्रिक बलून कुछ टाइम से है अवेलेबल जी. और जो ज़्यादा टाइम से अवेलेबल है वो गैस्ट्रिक बलून होते थे जिसको हम एंडोस्कोपी करके पेट में डालते थे और 6 महीने या 1 साल के बाद बलून को हम निकालते थे. बलून डालने से आपका पेट हमेशा भरा भरा लगता है, तो आपको खाना आपका कम हो जाता है. जी. खाना कम होने से नेचुरली वेट लॉस होता है. अब जो नया बलून आया है वो स्वॉलोएबल बलून है, तो इसको आप एज एन ओपीडी प्रोसीजर बिना एडमिट हुए खिला देते हैं. उसको अंदर पेट में जाके वो भर जाता है. एक पतली सी पाइप लगी होती है जिसको वो कनेक्टेड होता है. जैसे ही वो भरता है वो पाइप निकल आती है. 4 से 6 महीने में ये घुल भी जाता है. तो ये क्योंकि इतना आसान है डालना, तो इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है. अभी मैंने किसी का किया था, उसका अभी मैसेज आज ही आया है दोपहर को कि 17 किलो वेट लॉस हुआ है उसका 1.5 महीने में, जो कि बहुत इंप्रेसिव है. मुझे भी नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतना वेट लॉस होएगा. लेकिन 4 से 6 महीने में ये घुल के निकल जाएगा. उसके बाद आप अगर 4 से 6 महीने में जो आदत आपने डाली है खाने की, वो आदत आपको मेंटेन करनी पड़ेगी. या आपको लगेगा अरे बलून निकला, अब आराम से हम पार्टी करेंगे, तो फिर वो आपका वेट वापस आ जाएगा. तो ये बलून का ये स्थिति है. सबसे ज्यादा ये बलून पॉपुलर है. इसके अगर आप एड्स देखेंगे तो मैट्रिमोनियल वाले पेज में आते हैं इसके एड्स जी. कि शादी के 3-4 महीने पहले बलून डलवा लिया जी. उसके बाद आपका वजन, जिसकी शादी होनी है 60 किलो से 50 किलो हो गई, उस पूरा चेंज हो गया. करेक्ट. तो एक किसी ने मुझे एक्चुअली कहा भी था, मुझे एक इंस्टेंस याद आया कि मैंने देखा उस व्यक्ति को, तो मैंने कहा देखो ये 3 लाख का है, तो मुझे नहीं लगता था कि वो 3 लाख अफोर्ड करेंगे. तो मैंने सोचा पहले से ही मैं बता दूं कि 3 लाख लगेगा. तो नहीं कोई बात नहीं, 3 लाख का तो लहंगा ही खरीद रहे हम. फिर मैंने उसको समझाया. मुझे लगा कि अभी भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं सीरियसनेस. वो कोई गांव वाले लग रहे थे मुझे. फिर मैंने समझाया कि 4-6 महीने बाद जब ये घुल जाएगा तो फिर वजन वापस आ सकता है जी. तो कहता है हाँ, तब तो ससुराल वाले जाने. जी. तो डॉक्टर, अभी आपने बताया कि जैसे आप बलून स्वॉलो कर लेते हैं तो आपको भूख कम लगती है, पर शरीर की अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स तो उतनी ही रहती हैं. तो हमारी बॉडी फिर कैसे कॉम्पनसेट करती है? हाँ, तो उसमें आपको एक थोड़ा लिक्विड डाइट देना पड़ता है, कुछ सप्लीमेंट भी देने पड़ते हैं और आदत आ जाती है. फिर आप खाना ज़्यादा चबा के खाओगे, हेल्दी फूड खाओगे, और क्योंकि आपको कम भूख लग रही है तो आप नेचुरली वही चीज़ें खाओगे जो आपके लिए अच्छी है. वो बॉडी का भी वो सिग्नल आता है. तो हम यही उम्मीद करते हैं कि 6 महीने में आपको अच्छे खाने की, अच्छी मात्रा में खाने की आदत पड़ जाए, जो कि बलून निकलने के बाद भी आप उसको जारी रखो. अगर हमने एक बार बलूनिंग कर दी, गैस्ट्रिक बलूनिंग, और 6 महीने के बाद वो निकल गया या खुद ब खुद डिसॉल्व हो गया, तो क्या वो दोबारा भी किया जा सकता है? दोबारा भी किया जा सकता है. और इज देयर अ नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन बी डन? नहीं, देयर इज नो नंबर ऑफ टाइम्स. आप कर सकते हो, बट ऑल आई कैन से कि वो बहुत महंगा तरीका है वेट लॉस का. ओके डॉक्टर, आप मुझे एक और बात बताइए कि क्या गैस्ट्रिक बलून ही एक ऑप्शन है वेट लॉस के लिए, अगर हम सर्जिकल एस्पेक्ट को देखें, या देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ सर्जरी? हाँ, तो सर्जरी में इसको बेरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं जी. बैरोस वेट को कहते हैं, और बेरियाट्रिक सर्जरी वहीं से नाम आया है. और बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या करते हैं हम, आपके पेट और इंटेस्टाइन के बीच के जो कनेक्शंस हैं, जो साइज वगैरह है, उसको थोड़ा
चेंज करते हैं। तो वो चेंज करने से, जैसे हमने अभी मेंशन किया था दवाइयों का, तो आपके जो GLP-1 लेवल्स है वो बढ़ जाते हैं और कुछ केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिसको एंटी इंक्रेटिन कहते हैं, जिससे आपकी इंसुलिन मेटाबॉलिज्म पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो जब आपका BMI बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 40 से ऊपर, तो फिर आपकी बॉडी में कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं ये मेटाबॉलिज्म में, जो कि सर्जरी से ही लॉन्ग टर्म ठीक किए जा सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम सर्जरी रेकमेंड करते हैं। हर किसी को हम सर्जरी रेकमेंड नहीं करेंगे। सर्जरी कोई मॉडल बनने का तरीका नहीं है। सर्जरी हम तब रेकमेंड करते हैं जब वेट से आपके शरीर को हानि पहुंच रही है, आपके ऑर्गन्स को हानि पहुंच रही है, आपके लाइफ लॉन्गेविटी को हानि पहुंच रही है, तब हम सर्जरी रिकमेंड करेंगे और उस सर्जरी को बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। ये भी सर्जरी दो तरीके से करते हैं। एक होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि करीब 25 साल से ऊपर से ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा रही है बेरियाट्रिक, और दूसरा होता है रोबोटिक सर्जरी, जो कि हमने काफी पहले शुरू किया था, हमारे यहाँ करीब 13 साल से चल रही है। तो ये टेक्नोलॉजी है और बेरियाट्रिक सर्जरी की, और ये सर्जरी, जैसा मैंने फिर कहा, मैं फिर कहना चाहूंगा कि हम स्पेसिफिक सिचुएशन में ही रिकमेंड करते हैं, और उन सिचुएशंस में जिसमें हम रिकमेंड करते हैं, उन सिचुएशंस में इंश्योरेंस कंपनीज भी इनको अप्रूव करती है और आप इंश्योरेंस क्लेम एज पर IRDA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस क्लेम कर सकते हैं। जी, अब आपने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक सर्जरीज के बारे में। मैं जानना चाहती हूँ, क्या सब सर्जरी से एक ही किस्म का वेट रिड्यूस होता है, या सब सर्जरीज और इंडिविजुअल्स पे वेट रिडक्शन जो होता है वो अलग अलग तरीके से काम करता है? नहीं, वो तो देखिए अलग अलग तरीके से काम करता है, और वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ 6 सर्जरी के ऑप्शन है और किस पेशेंट्स में क्या फायदा होगा। ये तो आपका सर्जन ही बता पाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ओके, सो विच मीन्स कि एक सर्जरी से आप पर्सन X का कितना वेट लॉस होगा और पर्सन Y का कितना वेट लॉस होगा, वो डिपेंड अपॉन देयर बॉडी। देखिए बहुत सारी चीजें, आपका एज क्या है, आप नॉर्मली वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कोई एक दिन में 1 घंटे वॉक करता है, दूसरा 4 घंटे वॉक करता है, तो आपकी मेटाबॉलिज्म अलग है। किसी को डायबिटीज है, किसी को नहीं है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को नहीं है, तो दोनों के शरीर भी अलग हैं, तो इसलिए नेचुरली रिस्पॉन्स भी अलग होएगा। और डॉक्टर प्रसाद, लोग वेट लॉस सर्जरी के बाद सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं जिससे उनका वेट जो है वो दोबारा से आ जाता है या दोबारा से बढ़ जाता है? ये सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप अपने बेरियाट्रिक सेंटर से कांटेक्ट तोड़ लेते हैं। अगर आप अपने बेरियाट्रिक सर्जन और डाइटिशियन टीम से कांटेक्ट रखेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं रुकेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होएगी उसको हम टाइम पे कंट्रोल कर लेंगे। आपका कुछ डाइट में चेंज आया, कुछ फिजिकल एक्टिविटी में चेंज आया, किसी चीज़ की कमी हुई बॉडी में, उसको हमें कंप्लीट करना है, तो वो सब हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर आप हमारे टच में रहेंगे ही नहीं तो आप ड्रिफ्ट कर जाएंगे और उस सिचुएशन में वेट गेन होने के चांसेस हैं। तो जो लोग अच्छा फॉलो अप नहीं करते हैं, तो 100 में से आई वुड से करीब 20 लोगों का वेट गेन हो जाता है, जिसको अगर हम रिवर्स देखें तो तब भी 80 लोगों का वेट मेंटेन रहता ही है। जी, तो इसका मतलब ये है इवन आफ्टर सर्जरी डाइट पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। डाइट इज स्टिल द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उस वेट लॉस सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी पे डाइट का जो ध्यान रखना है वो थोड़ा रिवर्स हो जाता है। जो नॉर्मल डाइट में होता है लोगों को ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना चलता है जी। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद हमारा हो जाता है ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, क्योंकि अगर आप वो सब चीजें नहीं खाएंगे तो आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी। तो इसलिए आपको टच में रहना है कि हम तो आपको फोर्स करेंगे, जैसे नॉन वेज लोग हैं उनको हम फोर्स करते हैं कि आपको चिकन खाना है, आपको फिश खाना है, एग वाइट लेना है, ताकि आपको प्रोटीन की डिफिशियंसी ना हो, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म हमने बढ़ा दी है। मेटाबॉलिज्म सिर्फ फैट की नहीं बढ़ी है, मेटाबॉलिज्म हर चीज की बढ़ी है। तो अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको आयरन की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो ये सब जरूरी है, इसलिए आपको डाइट पे डेफिनेटली ख्याल रखना है, और आपको बेसिकली टच में अगर आप रहें अपने डॉक्टर के तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। डॉक्टर प्रसाद, आप किन कंडीशंस में पेशेंट को बेरियाट्रिक सर्जरी रेकमेंड करते हैं? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी के बड़े क्लियर इंडिकेशन है, और जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है वो है BMI का क्राइटेरिया। तो अगर आपका BMI एक लेवल से ऊपर है, जो कि WHO के हिसाब से 40 के ऊपर होता है, इंडियन में हम थोड़ा कम पे भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इंडियंस में ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखे गए हैं। तो हमारी जो सोसाइटी के गाइडलाइंस बनाए गए हैं हमने, वो करीब 2.5-3 BMI कम पे भी
एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपकी WHO गाइडलाइन ही मानती है जो कि 40 BMI। क्यों? क्योंकि 40 BMI के ऊपर देखा गया है कि शरीर में हानि होना शुरू हो जाता है, आपके जॉइंट्स में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, आपको स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि डायबिटीज आ जाएगी। ये भी देखा गया है कि कैंसर का इंसिडेंस हमारा बढ़ जाता है। जो BMI हाई है उस BMI में क्योंकि आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, आपकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, इसलिए हम उनमें बेरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंड करते हैं। आपने कितने 90 साल के लोगों को देखा है जो कि बहुत मोटे हैं? आंसर है किसी को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो सब मर चुके हैं। जितने भी आप 90 ईयर ओल्ड देखते हो सब लीन एंड थिन पतले होते हैं। तो लाइफ पे आपके फर्क पड़ता है। एक बार अगर डैमेज हो गया तो हम डैमेज को रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर आपका जॉइंट डैमेज हो गया तो डैमेज हो गया, हाँ, बेरियाट्रिक सर्जरी करके फर्दर डैमेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर किसी को जॉइंट की सर्जरी करानी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है, आपका वेट अगर बहुत ज्यादा है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट भी फेल हो सकता है, वो आपका जो जॉइंट है वो टूट सकता है, खराब हो सकता है। हार्ट की आपको कोई प्रॉब्लम है, अगेन, तो ये जो ओबेसिटी है ये मदर ऑफ डिजीजेस मानी जाती है और 40 BMI के ऊपर इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल सब कुछ आजमा लिया है, आपको उन सबसे कोई फायदा नहीं हुआ है, तो हम बेरियाट्रिक सर्जरी पे जाते हैं। डॉक्टर, आपने BMI के पर बहुत फोकस किया, आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताइए ये BMI क्या होता है? तो BMI जो है, आपको अगेन गूगल पे करिए, अपना वेट और हाइट डालिए, गूगल आपका BMI कैलकुलेट कर देगा। BMI होता है वेट इन kg डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। तो अगर मेरा हाइट 5 फीट 7 इंचेस है यानी 170 सेंटीमीटर्स है तो इट बिकम्स 1.7 मीटर्स। वेट मेरा 70 किलो है तो 70 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 1.7 या 70 डिवाइडेड बाय 1.7 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 1.7 इज व्हाट योर BMI इज। BMI ब्रॉड एक तरीका है पता करने का कि आपको ओबेसिटी कितनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपका हाइट टू वेस्ट रेशो कितना है, क्योंकि आपके पेट में कितना मोटापा है। जो पेट का फैट होता है वो काफी डेंजरस फैट माना जाता है। वेस्ट टू हिप रेशो देखा जाता है। तो इस तरह की और भी चीजें हमारी देखी जाती है। कोमॉर्बिडिटी, जैसे आपको डायबिटीज तो नहीं है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हाई नहीं है, आपको BP तो हाई नहीं है, तो ये सब देखते हुए फाइनल डिसीजन हम लेते हैं। बट BMI इज द सिंपलेस्ट, जिससे आपको अलार्म बेल रिंग करना शुरू हो जाना चाहिए कि ठीक है भाई, मेरा BMI बढ़ रहा है, मैं बेरियाट्रिक सर्जरी की तरफ जा रहा हूं या जा रही हूं। अगर आपका BMI 30 क्रॉस कर रहा है तो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि 30 से 40 पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। 40 क्रॉस होने के बाद आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आप 150 किलो के हैं, आपको मैं बोलूं ट्रेडमिल पे जाओ, आप कितने देर ट्रेडमिल कर सकते हो? 5 मिनट में थक जाओगे, आप कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद क्योंकि बॉडी के आपका मास इतना बढ़ गया है तो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, तो आप डाइट भी नहीं कर पाओगे, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे, बुरी तरह से फंस जाओगे और फिर हमें बेरियाट्रिक सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर, बेरियाट्रिक सर्जरी और लाइपोसक्शन में क्या डिफरेंस है? तो बेरियाट्रिक सर्जरी जैसा मैंने समझाया, वो हमारा पेट के अंदर इंटेस्टाइन और स्टमक पे हम सर्जरी करते हैं, जिससे कि आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद अगले दिन आपका वजन कम नहीं होगा, आप 150 किलो के हैं उतने ही रहेंगे। बॉडी मेटाबॉलिक रेट जैसे जैसे बढ़ेगी, आप हर महीने 5 से 10 किलो आपका वजन कम होगा और 1 साल में धीरे धीरे कम होएगा। तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी है। लाइपोसक्शन, जो कि शब्द अपने आप खुद ही अपने आप को समझाता है, लाइपो यानी फैट, सक्शन यानी उसको खींचना। तो किसी का वेट अगर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा BMI नहीं है, लेकिन आपके शरीर में कुछ जगह फैट जमा है, स्पेशली कई बार आपने देखा होगा लेडीज के यहाँ आर्म के पीछे होता है, साइड में होता है, फ्लैंक्स में होता है, हिप्स पे होता है, तो इन सब चीजों जगह पे हम होल करके वो फैट को सक कर देते हैं, जो कि एक कॉस्मेटिक और एक प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर है। उससे आपका वेट कम नहीं होता है, उससे आपको ये लुक्स के लिए बनाया गया है, और यही फर्क है बेरियाट्रिक और लाइपोसक्शन में। एक्सरसाइज का क्या रोल होता है बेरियाट्रिक सर्जरी से पहले और बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद? देखिए, एक्सरसाइज अगर आप बेरियाट्रिक सर्जरी कर रहे हैं प्लान और उससे पहले कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रोल होता है क्योंकि उससे आपका मसल बिल्ड होएगा। मसल बिल्ड होएगा तो उससे आपकी जो भी सर्जरी की टॉलरेंस है वो बढ़ जाएगी, आपकी रिकवरी फास्ट होगी, आपका एनेस्थीसिया और सर्जरी का जो बॉडी के ऊपर जो भी असर होता है उससे आप रिकवर ज़्यादा
जल्दी कर सकते हैं, तो ये फायदा होता है। दूसरा, आप एक्सरसाइज हेल्दी डाइट करेंगे तो आपके लिवर का साइज छोटा हो जाएगा, जिससे कि जो सर्जन जो सर्जरी कर रहा है उसको सर्जरी करने में आसानी होगी, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद जब उसकी बात करें तो यस, एक तो आपका वजन कम होएगा, आप वैसे ही खुश हो जाएंगे, आप वैसे ही एक्सरसाइज करना शुरू कर लेंगे, क्योंकि जो जो चीजें आप नहीं पहले कर पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, अब वो आप बैठ के चीजें उठा सकते हैं। दूसरा, हमें बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद एक्सरसाइज करना इसलिए जरूरी है कि हम नहीं चाहते हैं कि जो आपका वेट लॉस हो रहा है वो आपके मसल में से निकले। तो कोई भी वेट जो आपका कम हो रहा है, हम चाहते हैं वो फैट से निकले, मसल में से नहीं निकले। और मसल से नहीं निकले वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमें मसल को मेंटेन करना है, और मसल मेंटेन करने के लिए, जैसा शुरू में मैंने कहा था, हमें चाहिए एक्सरसाइज और प्रोटीन। डॉक्टर, कार्डियो और वेट्स, व्हाट डू यू थिंक इज बेटर फॉर वेट लॉस? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कार्डियो भी चाहिए आपको और वेट्स भी चाहिए, आपको दोनों चीजें कंबाइन करनी है। पहले आप कार्डियो करके अपने आप को थोड़ा वार्म अप करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो सीधा आप वेट्स में चले जाएंगे तो आप इंजर कर लेंगे, आपके जॉइंट्स इंजर हो जाएंगे, मसल इंजर हो जाएंगे, फिर आप 1 महीने तक एक्सरसाइज ही नहीं कर पाओगे। तो कार्डियो से आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो यूज अप हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यूज हो जाते हैं, जो लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर है वो निकल जाता है। तो एक कार्डियो और एक्सरसाइज करने के पहले इसलिए हमने कहा गया है कि थोड़ा आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कर लें, यानी एक केला खा लें या कुछ टोस्ट खा लें। तो ये इससे होगा कि जब आप कार्डियो कर रहे हैं तो आपका जो रिक्वायरमेंट है उस समय, जो कीटोसिस होता है, जो आपके ब्रेकडाउन से होता है, तो बॉडी प्रोटीन नहीं चाहिए होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी है, वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले रही होगी बॉडी। आपका मसल से प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं करेगी, क्योंकि आपने नहीं किया तो बॉडी का प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जाएगा। और एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन फर्दर मेटाबॉलिज्म बढ़ने से प्रोटीन ब्रेकडाउन ना हो, इसलिए आपको कुछ प्रोटीन का स्नैक या शेक या प्रोटीन का कुछ खाना जरूरी है विद इन अबाउट हाफ एन आवर आफ्टर योर एक्सरसाइज। तो कार्डियो और वेट्स दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, एक से आप फिट रहते हैं और दूसरे से आपका मसल मास मेंटेन रहता है। Diet, exercise or surgery? As a bariatric and metabolic surgeon, what do you suggest? Start with diet. With the help of exercise, you will not need surgery. If these two combinations fail, we are there to do surgery. डॉक्टर, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि सर्जरी में कितना रिस्क होता है? सर्जरी तो रिस्की होती है, हर सर्जरी रिस्की होती है, और बेरियाट्रिक सर्जरी में भी रिस्क होता है क्योंकि आपका वजन ज़्यादा है। लेकिन ये रिस्क, जैसा कि हम कहते हैं कि आप यहाँ से दिल्ली से लंदन की फ़्लाइट लेके जा रहे हैं, तो उस फ्लाइट का जो एक्सीडेंट का रिस्क है, इसका रिस्क ऑलमोस्ट द सेम है। और जो आपने जगह चूज़ की है सर्जरी कराने के लिए, वो बहुत मायने रखती है कि क्या आपने जिस हॉस्पिटल को सेलेक्ट किया है उसके सर्जन एक्सपीरियंस्ड है, वेल ट्रेंड है, उस हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ है, बेहोश करने की क्या फैसिलिटीज़ है, पूरी टीम कैसी है, क्योंकि जो बेरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत टीम की ज़रूरत पड़ती है, डायबिटीज़ के डॉक्टर की, ब्लड प्रेशर के डॉक्टर की, एनेस्थेटिस्ट की, फिजिशियन की, डाइटरी टीम की। सो आपको अगर सही जगह आप चूज़ करते हैं, जो कि हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी हमारी जो सोसाइटी है, हमने ऑल ओवर इंडिया कई सेंटर्स को बेरियाट्रिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहा गया है, क्योंकि वो एक सर्टेन क्राइटेरिया मीट करते हैं। इसके अलावा भी आप थोड़ा अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जगह कौन सी सेफ है। तो सही जगह चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही डॉक्टर चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो रिस्क है वो रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन हमारा मानना यह है कि आपके BMI 50 से में आपको रहने में ज़्यादा रिस्क है सर्जरी से, क्योंकि नहीं आप सर्जरी कराते हैं उस BMI में जिसमें सारी आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो अगर आप उस BMI पे कंटिन्यू करते हैं तो उसका रिस्क कहीं ज़्यादा है सर्जरी कराने से। और डॉक्टर, इसकी क्या सक्सेस रेट है इन सर्जरीज का? तो सक्सेस रेट इनका काफ़ी अच्छा है। अगर हम सक्सेस रेट स्टेटिस्टिक्स में देखा जाए तो हम EWL वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेस वेट लॉस। तो मान लीजिए आपका वजन होना चाहिए 50 किलो और आपका वजन है 110 किलो, यानी आपका वजन 60 kg आपका एक्सेस है। तो एक्सेस वेट लॉस देखा गया है 70 to 80% एक्सेस वेट लॉस आपका कम होता है। यानी अगर आपका 60 किलो का एक्सेस वेट लॉस है तो उसका 80% 48 kg हुआ, तो 48 kg आपका
कम होना चाहिए, ये सक्सेस रेट देखा गया है। जब आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाता है, आपका वेट कम हो जाता है, तो आपका डाइट और एक्सरसाइज आसान हो जाता है। तो 80% के बाद जो 20% है वो आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आपने 80% कम कर लिया, 20% और आपके एफर्ट से कम हो जाएगा। Dr. Prasad, you have a career spanning 30 years. In these 30 years, I'm sure you would have seen a lot of challenging cases. Would you like to discuss one challenging case that you made a difference in a patient's life through bariatric and a metabolic surgery? वैसे तो बहुत सारे केस हैं, तो एक दो केस की बात मैं चर्चा करूंगा। एक हमारे पेशेंट थे जो कि 180 किलो के थे और वो सर्जरी कराने आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग जो है, पीटीएम मीटिंग में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं पीटीएम मीटिंग में गए थे तो मेरे बेटे के जितने दोस्त थे सब हंस रहे थे और सब मुझे हाथी कह रहे थे। और मेरे बेटे ने कहा कि डैड, आप अगर पीटीएम मीटिंग में आओगे आगे से तो मैं स्कूल जाना बंद कर दूंगा। तो ये कहते कहते उसके आंसू आ गए। और 1 साल के बाद वो पेशेंट आया मिठाई लेके और उसने बोला कि मैं वापस अपने बेटे के पीटीएम क्लासेस में जाना मैंने शुरू कर दिया है। तो ये कहानी मुझे हमेशा याद रहेगी। एक और हमारे एम्बेसी का कोई हाई कमिश्नर था यहाँ पे, वो आया था। उसने सर्जरी क्यों करानी थी? उसने कहा कि मेरा बेटा लॉन में खेलता है ज़मीन पे और मैं बैठ के उसके साथ खेल नहीं सकता, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है और कुछ सालों में बड़ा हो जाएगा और मुझे जल्द से जल्द इसका समाधान चाहिए। तो उसने वो किया। एक और लेडी मुझे याद है, उसने कहा कि मेरी तमन्ना है कि पता नहीं कौन सी मूवी में उसने देखा था कि मेरा हस्बैंड मुझे गोद में लेके गोवा के बीच में उठाएगा और मैं उसकी फोटो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगी। और मेरा हस्बैंड जो है वो कहता है इतना वजन मैं उठा नहीं सकता। तो उसने बेरियाट्रिक सर्जरी कराई और फिर करीब 1 साल बाद उसने गोवा से जाके अपनी फोटो भेजी जिसमें कि उसके हस्बैंड ने उठा लिया था। मेरे ख्याल से उस 1 साल में उसके हस्बैंड ने भी कुछ जिम वगैरह भी किया होगा, लेकिन ये कुछ कहानियां मुझे याद है। तो इसका मतलब डॉक्टर प्रसाद की जो ये बेरियाट्रिक सर्जरीज या मेटाबॉलिक सर्जरीज आप करते हैं, इससे ना केवल एक आपका वजन कम होता है बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कंसिडरेबली इम्प्रूव होती है। तो ये एक्चुअली उदाहरण मैंने क्वालिटी ऑफ लाइफ के कारण दिया। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। एक कोई डॉक्टर था, डेंटिस्ट डॉक्टर, जो कि रांची से यहाँ आया बाय रोड, क्योंकि वो कंटिन्यूअस ऑक्सीजन में था और कोई भी फ्लाइट नहीं ले सकता, ट्रेन नहीं ले सकता। बाय रोड आया क्योंकि वो ऑक्सीजन पे था, उसको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम थी, तो उस कारण से वो कहीं जा भी नहीं सकता था। तो उसका बेरियाट्रिक सर्जरी करके स्लीप एपनिया ठीक हुआ। लोगों के डायबिटीज ठीक हुए हैं, जॉइंट पेन्स हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी दूसरी मेडिकल कहानियां हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सोशल कहानी आपको बताई। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। डॉक्टर प्रसाद, अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी और मैं चाहूंगी कि आप उनका हमें जवाब बिल्कुल बेबाकी से दें। अच्छा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट वेट लॉस एडवाइस एक वर्ड में। कंट्रोल। ऐसा फूड आइटम जो हेल्दी तो लगता है पर वैसे है नहीं। ब्राउन ब्रेड, क्योंकि वो देखने में ब्राउन है, अंदर से वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ही फूड है। ओके। मल्टीग्रेन से लोग कंफ्यूज करते हैं। लोगों को वेट लॉस के लिए सबसे पहले क्या छोड़ देना चाहिए? डिनर के बाद स्वीट डिश खाना बंद कर दीजिए। ऑलराइट। सर्जरी या डाइट, लॉन्ग टर्म में क्या चीज बेटर है? अगर आप डाइट को लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली डाइट, और अगर नहीं कर सकते हैं तो सर्जरी। आपका गो टू हेल्दी स्नैक? जो आपके मिलेट या रागी इस तरह के रोस्टेड स्नैक्स आते हैं, नॉन फ्राइड, दोज आर वेरी गुड। डॉक्टर, ऐसा एक वेट लॉस ट्रेंड जो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए? एनीथिंग क्रैश डाइट, जो कि आपको रैपिड वेट लॉस करता हो। कोई भी चीज अगर रैपिड वेट लॉस होती हो, जो आपका रैपिड फायर सेशन चल रहा है, वो आपके लिए खराब है। ग्रेट। एक डेली हैबिट जो वेट मेंटेन करने में हेल्प करती है? शाम को फ्रूट एंड सैलेड आप ज्यादा मात्रा में लीजिए, बाकी डाइट आपकी उसी हिसाब से अपने आप ठीक एडजस्ट हो जाएगी। सुबह का वर्कआउट या शाम का, कौन सा बेटर है? जो आप रेगुलरली कर सकें। वैसे तो सुबह का ही बेटर है, लेकिन सुबह का करना थोड़ा मुश्किल होता है। शाम का डिनर के पहले अगर आप शाम का देखते हैं तो ज्यादातर लोग वो ज्यादा लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सकते हैं, तो इसलिए शाम का। नंबर ऑफ चीट डेज इन अ वीक? हाफ डे,
यानी एक मील। And what is your favorite cheat meal? रसमलाई। On that sweet note, we wrap up today's podcast. I would like to say thank you, Dr. Arun Prasad, for your valuable insights on weight loss. Thank you. आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि वेट लॉस के लिए डाइट, एक्सरसाइज और सर्जरी के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पर याद रखिए, हर किसी की जर्नी अलग होती है और जो एक चीज एक इंडिविजुअल के लिए काम करती है, हो सकता है वो दूसरे के लिए इफेक्टिव ना हो। वेट लॉस की जर्नी में सही गाइडेंस और प्रोफेशनल सलाह लेना बेहद जरूरी है। स्टे कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ थ्रू आउट दिस जर्नी। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस पॉडकास्ट ने आपकी वेट लॉस जर्नी को थोड़ा आसान जरूर बनाया होगा। We will be back with another episode soon, so stay tuned and take care of your health and stay happy. Don't forget to like and subscribe our channel.